नमस्कार साथियों। तो हरियाणा लाइनमैन और एससी लगने का जो आपका सपना है तो बिल्कुल अब की बार पूरा होगा दोस्तों। और हरियाणा टेक्निकल बोर्ड और एचएसएससी जो टेक्निकल क्वेश्चन अब की बार पूछती है, एकदम नए लेवल के, बिल्कुल नए मॉडल के तरोताज़ा क्वेश्चन आपके लिए तैयार किए गए हैं दोस्तों। और ऑल इंडिया कंपटीशन एग्जाम हरियाणा लाइनमैन के साथ जहां भी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी पूछी जाती है उसके लिए रामबाण साबित होने वाले बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। और परीक्षा में बिल्कुल आपको छपे मिलेंगे, 101% गारंटी मैं देता हूं दोस्तों। और 1000 क्वेश्चनों की आपको एक वीडियो में प्रोवाइड करवानी थी, लेकिन दो वीडियो होगी, एक पहले प्रोवाइड करवा दिए दोस्तों। उस वीडियो को जरूर देखिएगा, इस चैनल पर मिल जाएगी प्ले लिस्ट बनी हुई अलग से। और कुछ क्वेश्चन आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, तो बिल्कुल 1000 क्वेश्चन। उसके अलावा एग्जाम तक इस तरह के अलग अलग क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। एग्जाम तक इलेक्ट्रिशियन थ्योरी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी, निमी बुक का सोल्यूशन भी साथ में करवाते रहेंगे दोस्तों। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही टेक्निकल वैकेंसी और इन हरियाणा में जो टेक्निकल वैकेंसियाँ हैं इनकी भी अपडेट आपको यहाँ पर समय समय पर मिलती रहती है दोस्तों। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरी देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एग्जाम के टाइम एकदम क्विक रिवीजन के लिए आपको काम आने वाले क्वेश्चन है दोस्तों। हरियाणा एएलएम एससी इलेक्ट्रिशियन के लिए स्पेशल क्लास तैयार की गई है, और पहले जो क्लास प्रोवाइड करवाएगी उसको प्लीज़ ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है उस वीडियो का, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। तो हर एक चैप्टर का क्वेश्चन है इसमें लिया गया है, और भी आपको अलग अलग क्लासें वो मिलती रहेगी अगर आपका सहयोग और सपोर्ट अच्छा रहा दोस्तों। और अच्छा एक कंसेप्ट क्लियर होगा इन क्वेश्चनों के माध्यम से। आपको ज़्यादा मतलब इसको कोई रामायण पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो एकदम बिल्कुल इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का निचोड़ आपके लिए प्रोवाइड करवाए गए, और ऑथेंटिक आंकड़े एकदम निमी की बुक से उठाए गए आंकड़े हैं। और इसके अलावा जो भी आपके डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा। और दोनों क्लासों की पीडीएफ अगर आपको प्राप्त करनी है तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। अब शुरू करते हैं एक नंबर क्वेश्चन से कि फ्लोरेसेंट ट्यूब की चौक कभी कभी शोर पैदा करती है, तो इस दोष को क्या बोलते हैं दोस्तों? हमिंग दोष बोलते हैं। फ्लोरेसेंट ट्यूब की चौक में पैदा होता है हमिंग दोष। और फ्लोरेसेंट ट्यूब की अधिकतम लंबाई होती है 1.5 मीटर या 5 फुट। और भारतीय विद्युत मानकों के अनुसार है दोस्तों ये 1.5 मीटर वाली जो फ्लोरेसेंट ट्यूब होती है उसकी वाटेज क्षमता कितनी होती है? 40 वाट होती है दोस्तों, याद रखना। और अलग अलग फ्लोरेसेंट ट्यूब होती है अलग अलग वाटेज क्षमता की, अलग अलग लंबाई की, उस पर भी हम आगे बात करेंगे। तो बने रहिएगा चैनल के साथ। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी बिल्कुल एकदम निःशुल्क पूरा कोर्स आपको करवाया जाएगा दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। फ्लोरेसेंट ट्यूब दिन जैसा प्रकाश पैदा करती है, और फ्लोरेसेंट ट्यूब की दक्षता होती है वो दोस्तों 60 ल्यूमन प्रति वाट होती है, यानी 40 वाट। जो एक ट्यूब उदाहरण अगर माने तो 60 ल्यूमन प्रति वाट का मतलब हो गया 1 वाट की दक्षता होती है 40 है, तो 40 वाट वाले की कितनी होती है? 40 × 60 यानी 2400 ल्यूमन। 40 क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जा सकता है कि 40 वाटेज क्षमता वाली फ्लोरेसेंट ट्यूब की दक्षता कितनी होगी? तो 2400 ल्यूमन होगी, क्योंकि 1 वाट की कितनी होती है? 60 ल्यूमन प्रति वाट होती है दोस्तों। 1 वाट के 60 ल्यूमन, तो 40 वाट के 60 × 40 2400 वाट ल्यूमन होती है दोस्तों। याद रखना, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन घुमाकर पूछा जा सकता है। तो हर एक क्वेश्चन का हर एक लॉजिक आपका कवर होगा, कंसेप्ट क्लियर होगा। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है दोस्तों अब की बार हरियाणा लाइनमैन के लिए, और एक नए सिलेबस के अनुसार आपको क्लासें हैं वो प्रोवाइड करवाई जाएगी एग्जाम तक। तो अब की बार मौका मत छोड़ना दोस्तों, बहुत अच्छा मौका है। लेकिन फिर भी कुछ साथी बोल रहे हैं कंपटीशन नहीं है, लेकिन जितना है वो बहुत है दोस्तों। कंपटीशन है, डिग्री डिप्लोमा वाले सभी इसमें अप्लाई करेंगे एएलएम और एसए के लिए। तो अब की बार है मौका मत छोड़ना दोस्तों। 2-3 महीनों की एक मेहनत है वो आपको लगातार करनी है। तो टेक्नोटेक क्लासेज बिल्कुल, कंप्यूटर क्लासेज भी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, उसका भी रेशियो बहुत अच्छा है। और जीके की क्लासें भी आपको करवाई जाएगी। पहले इलेक्ट्रिशियन थ्योरी हम कवर कर लेते हैं। फ्लोरेसेंट ट्यूब की कार्यकारी आयु 7500 कार्य घंटा होती है दोस्तों। फ्लोरेसेंट ट्यूब में प्रयुक्त चौक का पावर फैक्टर का मान होता है 0.5 लैगिंग दोस्तों, ध्यान रखना 0.5 लैगिंग होता है। 0.5 लैगिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत तो बार परीक्षा में पूछा हुआ है। पावर फैक्टर सुधारने के लिए फ्लोरेसेंट ट्यूब के समांतर क्रम में, यानी किस क्रम में? समांतर क्रम में कैपेसिटर लगाते हैं, लगाने की अनुशंसा की जाती है पावर फैक्टर सुधारने के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जा सकता है कि फ्लोरेसेंट ट्यूब में कैपेसिटर लगाने का उद्देश्य क्या होता है? तो पावर फैक्टर सुधारना। और पावर फैक्टर सुधारने के लिए कैपेसिटर को किस क्रम में लगाएंगे? तो समांतर क्रम में। और ऊपर हमने बात की थी चौक की, उसका पावर फैक्टर 0.5 लैगिंग होता है। और चौक होती है वो कहाँ जुड़ती है? तो फ्लोरेसेंट ट्यूब के श्रेणी क्रम में चौक लगती है दोस्तों, ध्यान रखना। जब उपयुक्त माप की अगर हमारे पास चौक उपलब्ध नहीं है तो फ्लोरेसेंट ट्यूब को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, 2 ट्यूबलाइट को
दो फ्लोरोसेंट ट्यूब को श्रेणी क्रम में हम जोड़कर भी अपना काम चला सकते हैं। कब? इन क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अगर हमारे पास श्रेणी क्रम में लगाने के लिए चौक नहीं है तो क्या करेंगे, तो फ्लोरोसेंट जो दो ट्यूब है उनको श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। फ्लोरोसेंट ट्यूब में प्रकाश कंपन प्रभाव पाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, फ्लिकरिंग दोष, यानी जलना बुझना। जब कई बार फ्लोरोसेंट ट्यूब जो अपनी घरों में होती है उसको स्टार्ट करने तो कई बार 5-10 मिनट तक वो अपने आप जलती है बुझती है, जलती है बुझती है, इस प्रकार है वो करने लगती है, उसको क्या बोलते हैं, फ्लिकरिंग। तो उस दोष को दूर करने के लिए दो फ्लोरोसेंट ट्यूब को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है दोस्तों। याद रखना, नियॉन लैंप का प्रयोग इंडिकेटर लैंप के रूप में किया जाता है। इंडिकेटर लैंप के रूप, नियॉन साइन लैंप वहाँ पर इसको बोलते हैं। नियॉन लैंप में नियॉन गैस है वो भरी जाती है, नियॉन लैंप पे नियॉन गैस भरी जाती है। नियॉन साइन ट्यूब हाई वोल्टेज पर कार्य करने वाली एक विज्ञापन कार्य में प्रयोग की जाने वाली विशेष आकृति में बनने वाला लैंप होता है दोस्तों, नियॉन साइन ट्यूब। ज़्यादातर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता है कि नियॉन साइन ट्यूब का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो विज्ञापन कार्यों में किया जाता है। नियॉन साइन ट्यूब की कार्यकारी आयु 10,000 घंटे होती है दोस्तों, 10,000 घंटे कार्यकारी आयु होती है। नियॉन साइन ट्यूब के प्रचालन हेतु प्रति मीटर 1000 वोल्ट तक का विभवांतर होना जरूरी होता है दोस्तों। प्रति मीटर यानी 1 मीटर 1000 वोल्ट जरूरी होती है। अगर 10 मीटर है तो 10 × 1000 यानी 10,000 वोल्ट होगी। और आर्क लैंप के इलेक्ट्रोड वो किसके बने होते हैं, तो कार्बन के बने होते हैं दोस्तों। आर्क लैंप के इलेक्ट्रोड कार्बन के बनाए जाते हैं। आर्क लैंप का प्रयोग सिनेमा प्रोजेक्टर में किया जाता है। याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आर्क लैंप का प्रयोग कहाँ किया जाता है, सिनेमा प्रोजेक्टर में। आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, हेलोजन समूह की गैसें कहलाती हैं दोस्तों। हेलोजन समूह की कौन सी होती हैं, आयोडीन हो गया, ब्रोमीन, क्लोरीन, एक होता है फ्लोरीन, एस्टाटीन, और बहुत प्रकार की गैसें होती है दोस्तों। इनको क्या बोलते हैं, हेलोजन समूह की गैसें बोलते हैं। हेलोजन लैंप को क्वार्ट्ज कांच की तंग नली में बनाया जाता है। हेलोजन लैंप को क्वार्ट्ज कांच की तंग नली में बनाया जाता है। और तंग नली में बनाने का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, क्योंकि जो हेलोजन लैंप का जो फिलामेंट होता है टंगस्टन का जो बना होता है, यहाँ पर बताया गया है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ज़्यादा दूर तक न जाए, और इलेक्ट्रॉन यानी कण होते हैं और ज़्यादा दूर तक न जाएँ, ऑक्सीकृत होकर वो वापस उसी तंग नली में उसे टंगस्टन पर वापस आकर जम जाए और तीव्र प्रकाश इससे पैदा हो जाए, ज़्यादा लंबी दूरी उनको तय करनी ना पड़े। इस कारण इस लैंप की कार्यकारी आयु 2000 कार्य घंटे होती है दोस्तों, हेलोजन लैंप की। हेलोजन लैंप का प्रयोग स्टेडियम, हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन आदि की प्रकाश व्यवस्था में भी किया जा सकता है दोस्तों। तो दोस्तों आप इन क्वेश्चनों का एक अलग नोट्स भी छोटे छोटे रूप में आप बना सकते हो, PDF भी आप इसकी प्राप्त कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप जो नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन में। और सबसे अच्छा रहेगा कि आप नोट्स बनाइए, बार बार इन वीडियो को देखिएगा, आपको एक अच्छा रिवीजन होगा और जल्दी से मतलब आपके रिवीजन होगा इन क्वेश्चनों का। हेलोजन लैंप को फ्लड लाइट भी बोलते हैं। और हेलोजन लैंप को श्रेणीक्रम में जोड़ते समय लैंपों की संख्या होती है वो कुल लैंपों से 5% अधिक रखी जाती है। क्यों रखी जाती है, वोल्टेज के मान में उतार चढ़ाव वृद्धि को ध्यान में रखकर, जिसे लैंप को श्रेणी में जोड़ते समय लैंपों की संख्या कुल लैंपों से 5% अधिक रखी जाती है। और AC को DC में बदलने वाली मशीन क्या कहलाती है दोस्तों, कन्वर्टर कहलाती है। AC को DC में बदलने वाली मशीन क्या कहलाती है, कन्वर्टर। कन्वर्ट करती है AC को DC में। और DC को AC में बदलने वाली DC to AC, वो जो हमारे घरों में होता है वो इन्वर्टर होता है, वो ही होता है जो DC को AC में बदलता है। हमारे घरों में जो उपकरण होते हैं वो AC पर कार्य करने योग्य होते हैं। तो इन्वर्टर क्या करेगा, जो बैटरी होती है उसकी जो DC होती है उसको क्या बदलेगा, उसको AC में, फिर आगे सप्लाई प्रदान करेगा। एकल मशीन जो AC को DC, एकल मशीन होती है जो AC को DC में और DC को AC में, DC को AC में दोनों प्रकार से बदल सकती है। उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, रोटरी कन्वर्टर बोलते हैं, रोटरी कन्वर्टर बोलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। AC to DC, DC to AC दोनों ही काम है वो एक ही मशीन कर दे, वो कौन सी होती है, रोटरी कन्वर्टर। रोटरी का मतलब हो गया घूमने वाला भाग होता है किसी चीज़ का, कन्वर्टर यानी AC to DC, DC to AC कन्वर्ट करती है वो। आगे क्लास में इसका पूरा डायग्राम अगर हमें आपको बनाकर दिखाएंगे तो उस पर अच्छा याद होगा आपको।
और रोटरी का अर्थ होता है घूमना, घूमने वाली कोई वस्तु। MG सेट यानी मोटर जनरेटर सेट AC को DC में बदल सकता है दोस्तों। यानी मोटर किस पर चलती है, या मोटर का सिद्धांत होता है AC वाला, और DC किससे पैदा करते हैं, जनरेटर से हमें DC। तो मोटर जनरेटर सेट है वो AC को DC में बदलता है दोस्तों, ना कि DC को AC में। AC को DC में बदलता है, याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में आया हुआ है। AC को DC में बदलने के लिए प्रयोग की गई स्थिर युक्ति होती है, उसको क्या बोलते हैं, डायोड होती है, या इसको बोलते हैं SCR यानी SCR सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। मूल रूप से इसमें कार्य सिद्धांत तो क्या होता है, डायोड का ही होता है। तो AC को DC में बदलने के लिए, AC को DC में बदलने के लिए प्रयुक्त की गई स्थिर युक्ति होती है वो डायोड कहलाती है। इन्वर्टर का प्रयोग आपातकालीन वैद्युतिक स्रोत के रूप में किया जाता है। इन्वर्टर का प्रयोग इमरजेंसी के रूप में किया जाता है। अभी AC को DC में बदलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं दोस्तों, रेक्टिफिकेशन। यानी AC को DC में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, रेक्टिफिकेशन। परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। विद्युत उपभोक्ता तक विद्युत निम्न चरणों में पहुंचाई जाती है दोस्तों। यानी विद्युत कैसे पहुंचाई जाती है, 3 चरणों में। जैसे पहले विद्युत का उत्पादन होता है 1 नंबर से, उसके बाद में विद्युत का पारेषण होता है। उत्पादन कितने पर होता है, 11 किलोवाट पर, 11 kV पर। उसके बाद में प्रसारण जो जिसको बोलते हैं पारेषण होता है, बड़ी बड़ी 33 kV की 220 की जो बड़ी बड़ी लाइनें होती हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रसारण। और उस बड़ी लाइनों को हम एक वितरण केंद्र तक जो वितरण करने के लिए लास्ट में पहुंचाते हैं वो होता है वितरण केंद्र। यानी पहले उत्पादन हो गया, उसके बाद में प्रसारण या पारेषण हो गया, उसके बाद में वितरण हो गया। तो यहाँ पर कम थी वोल्टेज, उसके बाद में ट्रांसफार्मर के माध्यम से वोल्टेज को बूस्ट किया गया, बढ़ाया गया। उसके बाद में वापस इसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के माध्यम से कम किया गया और आगे वितरण के लिए तैयार किया गया। तो घरों में हमारे 240 या 415 वोल्ट जो सिंगल फेज 3 फेज वाली इसको बोलते हैं। तो इस प्रकार 3 चरणों में जो हमारे घरों में लाइट है वो पहुंचती है। 3 चरणों में जहाँ विद्युत का उत्पादन है वो उत्पादन है व्यापारिक स्तर पर किया जाता है, उन्हें विद्युत उत्पादन केंद्र बोलते हैं। और दूसरा होता है जल विद्युत उत्पादन केंद्र, जिसकी दक्षता अन्य उत्पादन केंद्रों की अपेक्षा सबसे उच्च होती है। क्यों होती है, क्योंकि इनमें ईंधन का खर्च होता है वो बिल्कुल ही जीरो यानी शून्य होता है, कोई ईंधन का खर्च होता ही नहीं है। जल विद्युत हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं वो सिर्फ इसमें पानी के माध्यम से वो जो टरबाइन है वो घूमती रहती है, इसमें ईंधन का किसी प्रकार खर्चा नहीं। तो दक्षता के बार पूछी जाती है किसकी अधिक होती है, तो जल विद्युत उत्पादन के अंदर हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं दोस्तों, हाइड्रो पावर प्लांट होती हैं, उनकी दक्षता सर्वाधिक होती है। और भारत में अधिकतम वोल्टेज उत्पादित कितने पर की जाती है, 33 kV यानी 33,000 वोल्ट पर किया जाता है दोस्तों। भारत में अधिकतम उत्पादित वोल्टेज का मान है। और प्रसारण कितने की, पारेषित कितने की जा सकती है, भारत में अधिकतम पारेषण वोल्टेज 765 kV 765 kV होता है दोस्तों, 7,65,000 वोल्टेज AC के लिए। और DC के लिए अलग से पूछा जाता है कि DC के कितने, DC मैक्सिमम 600 वोल्ट तक ही जनरेट होती है, 600 वोल्ट तक ही पैदा हो सकती है। इसकी ज़्यादा वो मान के अगर हमें DC चाहिए तो वो पैदा नहीं होती दोस्तों। इसीलिए क्या होता है कि AC का उपयोग ज़्यादा होता है और DC का कम होता है। उत्पादन केंद्रों के अल्टरनेटर से विद्युत को स्टेप अप ट्रांसफार्मर से जोड़ने वाली लाइन कौन सी कहलाती है, मेन फीडर लाइन कहलाती है दोस्तों। उत्पादन केंद्र के अल्टरनेटर से यानी GT जनरेशन ट्रांसफार्मर के अल्टरनेटर से विद्युत को स्टेप अप ट्रांसफार्मर से जोड़ने वाली लाइन मेन फीडर लाइन बोलते हैं दोस्तों। उत्पादन केंद्र के मुख्य स्टेप अप ट्रांसफार्मर से विद्युत शक्ति को, यानी उत्पादन केंद्र का मुख्य स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो गया, जैसे 33 kV या 11 kV पर उत्पादन किया, उसके बाद में इस प्रसारण के लिए बड़ी मान की एक ऐसी वोल्टेज ऐसी सप्लाई की आवश्यकता होगी, तो वो काम कौन करेगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर करेगा। वो इस 33 kV या 11 kV के मान को कितना कर देगा, 220 यानी 2,20,000 या 440 kV 66 kV। बड़ी बड़ी जो प्रसारण की लाइनें होती हैं वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स के माध्यम से ही निकलती है। इस वोल्टेज को बढ़ाकर वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर से विद्युत शक्ति को ग्रिड स्टेशन या सब स्टेशन GSS इसको बोलते हैं, वो वहाँ तक पहुँचाने वाली जो लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन फीडर बोलते हैं दोस्तों, ट्रांसमिशन फीडर। उसके बाद में सब स्टेशन से विद्युत शक्ति को
वितरण केंद्र तक पहुंचाने वाली लाइन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती है। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती है सब स्टेशन से विद्युत शक्ति को वितरण केंद्र पर पहुंचाने वाली, यानी जीएस ग्रिड स्टेशन से जीएसएस ग्रिड सब स्टेशन तक पहुंचाने वाली लाइन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती है दोस्तों। इसके बाद में वितरण केंद्र से उपभोक्ता तक विद्युत शक्ति पहुंचाने वाली लाइन सर्विस मेन लाइन कहलाती है। यानी जो हमारे घरों के पास जो पोल लगे होते हैं, खंभे लगे होते हैं, वहाँ से जो लाइन हमारे घरों में आती हैं, इसको क्या बोलते हैं? सर्विस मेन लाइन बोलते हैं दोस्तों। वितरण केंद्र से उपभोक्ता तक विद्युत शक्ति पहुंचाने वाली लाइन सर्विस मेन लाइन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत वितरण की 3 मुख्य प्रणालियां होती है, रेडियल प्रणाली, रिंग प्रणाली और अंतःसंयोजित प्रणाली। यानी इस चीज़ को अगर हम समझें, ऊपर वाले जो हमने बात की है, इस चीज़ को अगर हम समझें तो जैसे होता है, पहले मेन फीडर होता है, यानी उत्पादन केंद्र होता है। उत्पादन केंद्र का जो अल्टरनेटर होता है वहाँ पर लगा होता है, इस प्रकार जैसे यहाँ पर अल्टरनेटर लगा है उत्पादन केंद्र का, उसके लाइन जाएगी मेन फीडर के पास में। मेन फीडर इसको बोलेंगे। इसकी लाइन आई मेन फीडर के पास में। मेन फीडर से वो लाइन जाएगी स्टेप अप ट्रांसफार्मर के माध्यम, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है उसके पास, यहाँ से इसके पास, मेन फीडर से स्टेप अप के पास। इसके बाद में आएगी ट्रांसमिशन फीडर, इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन फीडर। इसके पास बाद में जाएगी वो सब स्टेशन, यानी सब स्टेशन। और सब स्टेशन के बाद में वो लाइन कहाँ जाएगी? ग्रिड सब स्टेशन, जीएसएस इसको बोलते हैं, वहाँ पर। उसके बाद में वो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन निकलेगी यहाँ से और वो जाएगी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के पास, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। और उसके बाद में आती है लास्ट वाली मेन सर्विस लाइन। तो इसका पूरा डायग्राम आप बना सकते हैं दोस्तों। वितरण की 3 प्रणालियाँ होती हैं, जैसे रेडियल प्रणाली, रिंग प्रणाली और अंतःसंयोजित प्रणाली। तो रिंग प्रणाली होती है वो सबसे भरोसेमंद प्रणाली होती है और सर्वाधिक है वो किसका प्रयोग किया जाता है? विद्युत वितरण में रिंग प्रणाली का ही प्रयोग किया जाता है। और अंतःसंयोजित यानी इंटरकनेक्ट जो प्रणाली होती है उसको ग्रिड प्रणाली भी बोलते हैं। यानी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटरकनेक्शन वाली प्रणाली कौन सी होती है? तो अंतःसंयोजित प्रणाली को ग्रिड प्रणाली भी बोलते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है कि भारत में विद्युत शक्ति का वितरण है वो ग्रिड प्रणाली से ही किया जाता है। जो बड़ी बड़ी लाइनें होती हैं उनमें ग्रिड प्रणाली से ही किया जाता है, लेकिन भरोसेमंद कौन सी है? रिंग प्रणाली है, लेकिन किया जाता है विद्युत वितरण ग्रिड प्रणाली से। विद्युतिक लाइनों को 2 प्रकार से स्थापित किया जाता है, यानी सिरोपरी लाइन और भूमिगत। सिरोपरी यानी ऊपर जो यानी खंभे पर लगाकर जो लाइनें निकाली जाती हैं उनके क्या बोलते हैं? सिरोपरी। और एक जो अंडरग्राउंड लाइन होती है, ज़मीन के अंदर दबाई जाती है, उनके क्या बोलते हैं? भूमिगत लाइन। सिरोपरी लाइनों को 2 प्रकार से स्थापित कर सकते हैं, क्षैतिज यानी एक समांतर हॉरिजॉन्टल, और एक ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल खड़ी अवस्था में। इस प्रकार कोई पोल है और लाइन यहाँ से जा रही है, तो जिस प्रकार जैसे एक के ऊपर एक है वो 3, और इन तीनों को गार्डिंग कर दिया जाता है इस प्रकार। और एक होती है हॉरिजॉन्टल, समांतर रूप से जो लाइन निकाली जाती है। वर्टिकल लाइन यानी खड़ी लाइन, ऊर्ध्व लाइन का प्रयोग प्राय निम्न वोल्टेज या मध्यम वोल्टेज, मैक्सिमम मध्यम यानी 600 वोल्टेज, 600 या 650 वोल्ट तक ही कर सकते हैं खड़ी लाइन का प्रयोग। और जो क्षैतिज लाइनें होती हैं वो सभी प्रकार की हाई वोल्टेज जो लाइनें होती हैं, यानी एक होती है लो वोल्टेज, एक और मीडियम वोल्टेज, ये तो होती हैं वर्टिकल यानी ऊर्ध्व लाइनों के लिए। उसके बाद में हाई वोल्टेज के लिए हमें कितने भी कर सकते हैं। हाई वोल्टेज की लाइन होती है वो क्षैतिज रूप से हम कर सकते हैं। और भूमिगत लाइन होती है, इसका प्रयोग 220 kV तक ही किया जाता है दोस्तों। 220 किलो वोल्ट तक ही अंडरग्राउंड केबल का प्रयोग कर सकते हैं। कई बार किताबों में 66 kV भी दिया जाता है कि मैक्सिमम हम 66 किलो वोल्ट का ही प्रयोग कर सकते हैं। 11 kV लाइन तक प्राय सीमेंट, कंक्रीट या रेल लाइन प्रकार के यानी आई सेक्शन प्रकार के वाले खंभे का प्रयोग किया जाता है। 11 kV तक की जो लाइनें होती हैं उनमें सीमेंट, कंक्रीट या जिसको बोलते हैं आरसीसी, या जो आई सेक्शन वाले प्रकार के खंभे होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है 11 kV तक। स्ट्रीट लाइटों में प्राय ट्यूबुलर खंभे का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ट्यूबुलर खंभे होते हैं उनका प्रयोग स्ट्रीट लाइटों में किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्यूबुलर खंभे होते हैं उनका प्रयोग कहाँ होता है? तो स्ट्रीट लाइटों में। हाई टेंशन और एक्स्ट्रा हाई टेंशन ईएचटी, एचटी और ईएचटी लाइनों का प्रयोग, यानी इन लाइनों को स्थापित करने के लिए टावर प्रयोग किए जाते हैं।
खंबे वहाँ पर नहीं लगते, बड़े बड़े प्रकार के टावर होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। टावरों की ऊंचाई रखी जाती है हाई वोल्टेज वालों के लिए 23 से 30 मीटर तक रखी जाती है। एकदम मानक दूरी, मानक ऊंचाई है दोस्तों, भारतीय विद्युत मानकों के अनुसार होती है। और टावर प्राय किसके बनाए जाते हैं? लोहे की जो एंगल होती है उनसे बनाए जाते हैं टावर। और टावरों के बीच की दूरी होती है दोस्तों 100 से 300 मीटर तक की दूरी होती है। एक बड़ी लाइनों के जो टावर होते हैं उनमें 100 से 300 मीटर की दूरी होती है। भारतीय विद्युत के नियम के अनुसार 2 खंभे होते हैं जो अपने स्ट्रीट लाइट जो हमारी जो गलियों में जो खंभे लगते हैं घरों के आगे जो आरसीसी खंभे होते हैं उनमें मानक दूरी होती है 67 मीटर या 220 फुट इसकी दूरी होती है मानक दूरी। इससे अधिक दूरी नहीं होनी चाहिए। 2 पोल या 2 खंभों के बीच की दूरी। सड़क पर साथ साथ स्थापित 2 प्रकाशीय खंभों के बीच अधिकतम दूरी कितनी होती है? 45 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम 45 मीटर हो सकता है दोस्तों। जो लकड़ी के 2 खंभे होते हैं इनके बीच की दूरी 40 से 50 मीटर। जो ट्यूबलर खंभे होते हैं इनके बीच की दूरी होती है 50 से 80 मीटर मैक्सिमम दूरी। 2 आरसीसी खंभों के बीच की दूरी 60 से 100 मीटर के बीच होती है दोस्तों। स्टील या आई सेक्शन, आई है यहाँ पर, ये आई सेक्शन वाले जो 2 खंभे होते हैं इनके बीच 80 से 100 मीटर की दूरी होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। पिन इंसुलेटर का निर्माण 25 केवी से अधिक वोल्टेज तक किया जाता है। पिन इंसुलेटर होता है, इसका निर्माण 25 किलो वोल्ट से अधिक वोल्टेज तक भी किया जा सकता है। और 33 केवी लाइन जो होती है उसमें 3 शेड पिन वाले इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। यानी एक होता है डबल शेड का होता है, इस प्रकार से शेड होती है, इस प्रकार होती है दोस्तों, डबल और कई बार ट्रिपल होती है, तो 3 शेड होती है, यानी इस प्रकार 3 लाइन होती है उस इंसुलेटर के ऊपर। तो 33 केवी की लाइनों में 3 शेड पिन इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है और 33 केवी से अधिक की लाइनों पर डिस्क इंसुलेटर का प्रयोग है वो किया जाता है। और चीनी मिट्टी या पोर्सिलिन के जो बने होते हैं ये इंसुलेटर। और एक डिस्क की वोल्टेज चयन सीमा, यानी इस जो एक डिस्क है इसकी वोल्टेज चयन सीमा 13.2 केवी 13.2 केवी किलो वोल्ट होती है दोस्तों एक डिस्क की। और कई डिस्कों को श्रेणी क्रम में जोड़कर सस्पेंशन इंसुलेटर बनाए जाते हैं। इनका प्रयोग उच्च व अति उच्च यानी एचटी और ईएचटी लाइनों पर लटकने वाले इंसुलेटर के रूप में किया जाता है। कई डिस्कों को श्रेणी क्रम में जोड़कर, यानी एक डिस्क की वोल्टेज चयन क्षमता होती है 13.2 किलो वोल्ट यानी 13,200 वोल्ट। और कई जोड़ दिए जाते हैं 5, 6, 7, 8 जितनी भी होती हैं, इसके हिसाब से न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि स्टे इंसुलेटर को स्टे वायर पर भूमि से 3 मीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। स्टे जो इंसुलेटर होता है, यानी इस प्रकार पोल के साथ जो स्टे इंसुलेटर भूमि से पर लगा होता है, तो उसके साथ एक इंसुलेटर लगा होता है तार के बीच में, यानी जो अर्थिंग वाला जो करंट होता है वो इसमें प्रवाहित न हो इस गार्डिंग में, इस स्टे वायर में। तो भूमि से 3 मीटर की ऊंचाई पर, यानी इस 3 मीटर की ऊंचाई पर एक इंसुलेटर लगाया जाता है। इसको क्या बोलते हैं? स्टे इंसुलेटर, या इसको बोलते हैं कई बार गाय अंडाकार इंसुलेटर, इसको बोल दिया जाता है गाय या अंडाकार इंसुलेटर। एसीएसआर तार का पूरा नाम होता है दोस्तों एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। एसीएसआर तार का पूरा नाम होता है एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। सीसीएसआर तार का पूरा नाम कॉपर कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड हो गया दोस्तों। रेनफोर्स्ड, ये थोड़ा सा यहाँ पर इसमें टाइपिंग एरर है। इन तारों को स्टैंडर्ड तारों के रूप में कई तारों को एक साथ एंड करें, उनके बीच कुछ स्टील के तार रखकर तैयार किया जाता है। यानी एसीएसआर और सीसीएसआर दो तार होते हैं, इनको कैसे तैयार किया जाता है कि स्टैंडर्ड तार के रूप में। स्टैंडर्ड तार कौन से होते हैं दोस्तों? 5 या 6 जितने भी मैक्सिमम तार होते हैं उनको लड़िया चालक ऐंठ कर मरोड़ कर एक तार बना दीजिए, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड तार। यानी कई तारों को मोड़ दिया जाता है एक साथ ऐंठ कर, तो वो स्टैंडर्ड बन जाते हैं। इनके बीच एक स्टील का तार रख दिया जाता है और स्टील तार का उद्देश्य होता है मजबूती प्रदान करना। यानी इसके बीच में हम स्टील तार क्यों लगाते हैं? जैसे एल्यूमिनियम हो गया और कॉपर का हो गया, तो इनके बीच में एक स्टील तार लगाने का उद्देश्य होता है तनन क्षमता या उसकी भार वहन क्षमता उसको बढ़ाना होता है दोस्तों। यदि एसीएसआर तार के ऊपर अंकित है 70/6, तो इसका अर्थ क्या होता है कि 70 तो क्या इसमें एल्यूमिनियम के चालक और 6 क्या है इसमें स्टील के चालक, यानी 70/6।
जैसे ACSR हो या CCSR हो, यानी एल्यूमिनियम कंडक्टर हो गया या कॉपर कंडक्टर हो गया, तो 17 यानी ये हो गया अंश, और 6 वाला ये हो गया हर। तो अंश इसमें क्या बताता है, अंश बताता है इसमें एल्यूमिनियम के तारों की संख्या, और हर क्या बताता है इसमें स्टील के जो तार रहते हैं इसकी संख्या। अलग अलग प्रयोग होता है, SWG में अलग होता है, ACSR में अलग होता है इसका काम। और यहीं अगर कॉपर कंडक्टर वाला तो यही सिस्टम होता है 17/6, जितने भी मान अगर बदल दिए जाते हैं तो उसमें ऊपर वाला क्या बताएगा कॉपर का, और नीचे वाला क्या है उसमें स्टील के तार की संख्या बताता है। स्टे वायर का निर्माण 6 से 7 जो तार होते हैं, वायर होते हैं, उनको एक साथ ऐंठ कर, और हर एक तार का एक स्टैंडर्ड मान होता है, SWG मान होता है, वो 8 SWG के मान वाले तार को ऐंठ कर बनाया जाता है, यानी मोड़ कर या मरोड़ कर बनाया जाता है। स्टे वायर का निर्माण 6 से 7 तार होते हैं, और हर एक तार का साइज होता है 8 SWG। मानक ये चीज़ याद रखने वाली है कि जो स्टे वायर के निर्माण के लिए कितने SWG वाले तार का प्रयोग करते हैं, 8 SWG वाले। आंधी तूफान से तारों को टूटने से बचाने के लिए वहाँ पर एक अर्थिंग की गई गार्डिंग होती है दोस्तों, गार्डिंग प्रयोग की जाती है। और गार्डिंग में प्रयुक्त तार के तनन सामर्थ्य के बार पूछी जाती है तो कितनी होती है, 635 किलोग्राम प्रति मीटर होती है दोस्तों। यानी जो गार्डिंग के लिए जब तार प्रयुक्त करते हैं उसकी भार वहन क्षमता होनी चाहिए 635 किलोग्राम प्रति मीटर, यानी 1 मीटर जो तार का टुकड़ा होता है वो 635 किलोग्राम वजन है वो सहन करने वाला होना चाहिए। और उद्रव यानी वर्टिकल लाइन, खड़ी लाइन होती है, उस पर केज गार्डिंग की जाती है दोस्तों। केज गार्डिंग इस प्रकार जो खड़ी लाइन होती हैं इन पर केज गार्डिंग होती है। और क्रेडल गार्डिंग का प्रयोग वो सभी प्रकार के लाइनों के लिए किया जाता है। टेम्परेचर परिवर्तन को सहने के लिए सिरेपुरी लाइनों में एक ढील दी जाती है, इसके क्या बोलते हैं, सेग बोलते हैं दोस्तों। इस प्रकार जैसे 2 पोल हैं इस प्रकार, और इनके बीच में जो तार खींचे होते हैं तो उनके बीच में जो ढील होती है, यानी इस प्रकार ये जो ढील होती है, अगर पूरा खींचा जाता तो एकदम इसके वर्टिकल हॉरिजॉन्टल होती है, एकदम सीधी लाइन की तरह होता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी एक ढील होती है, यहाँ तार इस प्रकार लटकता होता है। ये जो ढील होती है इसको क्या बोलते हैं, सेग बोलते हैं दोस्तों, इसको सेग बोलते हैं। भारतीय मानक वोल्टेज रेंज कितनी है दोस्तों, भारतीय मानक वोल्टेज रेंज, तो लो वोल्टेज कितनी होती है दोस्तों, 1 किलो वोल्ट या 1000 वोल्ट से कम, वो किसकी श्रेणी में आते हैं, लो वोल्टेज की श्रेणी में, यानी 1 किलो वोल्ट या 1000 वोल्ट से कम। वो होती है कौन सी, सिंगल फेज वाली होती है, सिंगल फेज की किस में आती हैं, लो वोल्टेज में आती हैं। और उसकी सप्लाई वोल्टेज कितनी होती है सिंगल फेज की, 240 वोल्ट होती है। और इसके बाद में थ्री फेज की कितनी होती है, 415 वोल्ट होती है। और एक होती है मध्यम वोल्टेज, मध्यम वोल्टेज होती है 1000 वोल्ट से लेकर 1,00,000 वोल्ट तक, यानी 100 किलो, 1 किलो वोल्ट से 100 किलो वोल्ट तक होती है। वो किसकी श्रेणी में आती हैं, मध्यम वोल्टेज की श्रेणी में आती हैं। वोल्टेज 3 प्रकार की होती है, लो वोल्टेज 1 किलो वोल्ट या 1000 वोल्ट से कम, मध्यम 1 किलो वोल्ट यानी 1000 वोल्ट या 100 किलो वोल्ट तक। इसमें कौन सी लाइनें आती हैं, जैसे 33 kV, 33 kV की, 66 kV की, 11 kV की, इस प्रकार के लाइनें, यानी ये 3300 है ये दोस्तों, ये 33,000 है, ये 6600 है, ये 66,000 है। इस प्रकार की जो लाइनें आती हैं मीडियम वोल्टेज में आती हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन हरियाणा लाइनमैन में पिछली जो भर्ती हुई थी 183 पदों की जो ऑनलाइन एग्जाम था उसमें भी था, और ये जो ऑफलाइन एग्जाम था की बार 1307 वाला उसमें भी था। इस प्रकार से इससे रिलेटेड क्वेश्चन था दोस्तों। उसके बाद में आता है उच्च वोल्टेज। हाई वोल्टेज कौन सी होती है, वो होती है 100 किलो वोल्ट से अधिक की जितनी भी वोल्टेज होती है वो उच्च वोल्टेज की श्रेणी में आती हैं। जैसे 132 किलो वोल्ट, 220 किलो वोल्ट, 440 किलो वोल्ट, 765 और 1265 kV तक जितनी भी लाइन होती है वो हाई वोल्टेज की श्रेणी में आती है। वैद्युतिक लाइनों को ऑन व ऑफ करने के लिए, शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए सर्किट ब्रेकरों का प्रयोग वो किया जाता है। आगे हम बात करते हैं एसीबी का प्रयोग है वो 660 वोल्ट व 160 एम्पीयर तक किया जाता है। एयर सर्किट ब्रेकर का प्रयोग है वो 660 वोल्ट और 160 एम्पीयर की धारा तक हम करते हैं। ऑयल सर्किट ब्रेकर यानी ओसीबी का प्रयोग हम 11 किलो वोल्ट और 1200 एम्पीयर तक की जो धारा होती है वहाँ तक इसका प्रयोग करते हैं ओसीबी का। इनका प्रयोग याद रखना दोस्तों, कहाँ से कब कैसे किया जाता है।
ओसीबी का प्रचालन तेल से भरे कक्ष में किया जाता है, यानी खनिज तेल से भरा जो कक्ष होता है इसमें प्रयुक्त जो तेल होता है ट्रांसफार्मर में जो काम में लेते हैं वही तेल होता है ऑयल सर्किट ब्रेकर में। इनका कार्य सिद्धांत और बहुत से क्वेश्चन बनते हैं वो आगे की वीडियो में प्रोवाइड करवाए जाएंगे। दोस्तों चैनल से जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हर तरह की अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। और 220 किलो वोल्ट यानी 220 kV से अधिक क्षमता के ऑयल सर्किट ब्रेकर भी बनाए जाते हैं। इसका अगला पार्ट जल्दी ही आपको इस चैनल पर मिलेगा दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हरियाणा एलएम में से और जितने भी ऑल इंडिया कंपटीशन एग्जाम हैं, पंजाब लाइनमैन हो, राजस्थान लाइनमैन हो और यूपीपीसीएल, डीएमआरसी, डीआरडीओ, जहाँ भी काम आते हैं क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।